8 मार्च 2014 12:42 MS-370 नाम की फ्लाइट कोलालमपुर से टेक ऑफ करती है और इस फ्लाइट को जाना है बीजिंग। इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर्स बैठे हैं, 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं और 2 पायलट इसे उड़ा रहे हैं। सीनियर कैप्टन जहरी अहमद शाह और ट्रेनिंग ऑफिसर फारिक अहमद, जो कि इस फ्लाइट के बाद सर्टिफाइड पायलट बन जाते हैं। ये प्लेन करीब 20 मिनट तक सही रास्ते से जा रहा था। रात 1 बजे मलेशियन कोस्ट लाइन को पार करके साउथ चाइना सी के ऊपर पहुंचती है। कैप्टन जहरी रिपोर्ट करते हैं कि प्लेन का लेवल 35,000 फीट पर है, सब कुछ नॉर्मल है। इसके करीब 11 मिनट बाद एरोप्लेन पहुंचता है वियतनामी एयर ट्रैफिक जुरिसडिक्शन के अंदर। इसी वजह से कोलालमपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडियो पर कहता है, मलेशियन MS-370 कॉन्टैक्ट होचिन बी 120.9 गुड नाइट। इसके जवाब में कैप्टन जहरी इसे आंसर करते हैं, गुड नाइट मलेशियन MS-370। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये कैप्टन जहरी के आखिरी शब्द बन जाते हैं। उसके बाद ये पूरी फ्लाइट गायब हो जाती है और ये घटना बन जाती है दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन की मिस्ट्री। Night, a Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready, requesting flight number 310 to Beijing. 370. वियतनाम एयर स्पेस में पहुंचने के सिर्फ 30 सेकंड के बाद ही रात के 1:21 पर यह प्लेन अचानक से रडार से गायब हो जाता है। कोलालमपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल इसे इतना नोटिस नहीं करते और सोचते हैं कि ये प्लेन हमारे रडार से बाहर निकल चुका है और वियतनाम एयर ट्रैफिक स्पेस में चला गया होगा। इधर वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस चीज को नोटिस करते हैं कि MS-370 उनके एरिया में आया और अभी बस 30 सेकंड में ही गायब हो गया। प्लेन से वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कोई भी रिस्पांस नहीं आता। कई बार कोशिश करने के बाद लगभग 18 मिनट के बाद वो कोलालमपुर एयर ट्रैफिक को ये बात बताते हैं। अब असल में कोलालमपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग 1 घंटे में एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को ये बात बता देनी चाहिए थी, लेकिन 4 घंटे बाद इमरजेंसी रिस्पांस किया जाता है। सुबह के 6:32 पर असल में ये वो टाइम था जब प्लेन को बीजिंग पहुंच जाना चाहिए था। एक रिसर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है, यानी प्लेन को अब ढूंढा जाएगा। प्लेन मलेशिया से बीजिंग जा रहा था, बीच में वियतनाम है और साइड में साउथ चाइना सी आता है, तो ये सर्च ऑपरेशन साउथ चाइना सी से ही शुरू किया जाता है। असल में ये एक इंटरनेशनल कोशिश थी जिसमें 7 अलग अलग देशों के 34 पानी के जहाज और 28 एयरक्राफ्ट इस फ्लाइट को ढूंढने में लगे थे, लेकिन प्लेन का कोई भी नामो निशान तक नहीं मिला था। करीब 4 दिन के बाद यानी 12 मार्च को न्यूज मिलती है कि प्लेन सिविलियन रडार से गायब जरूर हो गया था, लेकिन उसी रात एक मिलिट्री रडार ने इसे कैच कर लिया था। और हैरानी की बात यह है कि इस प्लेन को आखिरी बार रात 2:22 पर अंडमान निकोबार आइलैंड पर कैच किया गया था। इस रडार के अकॉर्डिंग ये प्लेन अंडमान निकोबार आइलैंड की तरफ ऊंचाई पर जा रहा था, यानी बीजिंग से बिल्कुल उल्टी तरफ। इस न्यूज को सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये प्लेन गया तो गया कहाँ? कहीं ये इसी दिशा में उड़कर कहीं हिमालयाज या कजाकिस्तान के पास क्रैश तो नहीं कर गया? और अगले कुछ दिनों बाद एक नया सबूत सामने आता है। पता चलता है कि प्लेन ऑटोमेटिकली एक सैटेलाइट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये असल में आम बात होती है, जो बड़े एरोप्लेन्स होते हैं अपने कम्युनिकेशंस को और आसान बनाने के लिए सैटेलाइट्स की मदद लेते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि उसने बस लॉग इन करने की ही कोशिश की थी, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स ने सोचा कि प्लेन को इसी सिग्नल से ट्रैक किया जाए। उन्होंने सोचा कि सैटेलाइट ने जब उन सिग्नल्स को रिसीव किया तो सैटेलाइट ने अपना एंटीना प्लेन की तरफ मोड़ा होगा। उसी सैटेलाइट एंगल से उन्होंने कुछ मैप्स का इस्तेमाल करके ये अंदाजा लगाया कि ये प्लेन उस समय कहां पर हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सैटेलाइट से एक सही लोकेशन तो नहीं बता सकते, लेकिन एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि ये प्लेन कहां हो सकता है। प्लेन ने 7 बार सैटेलाइट से कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश की थी, इसीलिए यहाँ पर 7 अलग अलग सफेद गोले आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन्हें सैटेलाइट हैंडशेक करके कहा जाता है। हर एक गोले पर टाइम भी लिखा हुआ है कि किस टाइम पर प्लेन ने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी थी। आखिरी सर्कल, जिसे 7th सर्कल भी कहा जाता है, जो कि लेटेस्ट टाइम बताता है जब प्लेन ने सैटेलाइट से कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश की थी। कहने का मतलब ये है कि आखिरी पॉइंट जहां पर एरोप्लेन गया होगा। अब ये सर्कल बहुत बड़ा था, यानी ये प्लेन कहीं पर भी हो सकता है या इसके आगे भी हो सकता है, क्योंकि ये आखिरी पॉइंट था जहां कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद रिसर्चर्स ने कुछ और कैलकुलेशंस भी की, जैसे प्लेन में कितना फ्यूल था, कितनी स्पीड थी, कहां तक जा सकता था। फिर यह तय किया गया कि प्लेन इस 7वें गोले के इस पिंक शेडेड एरिया में ही हो सकता है, जिसे कहा जाता है 7th आर्क। यह ऑस्ट्रेलिया के 2000 किलोमीटर वेस्ट ओशन में है, जहां आज तक कोई भी नहीं गया है। इस मैप में दिखाया गया है कि येलो सर्कल का मतलब है कि यहाँ तक ये प्लेन जा सकता था, और रेड कलर का 7th आर्क है जहाँ कहा जा रहा था कि ये यहाँ मिल सकता है। फिर जो सर्च ऑपरेशन किए गए उन्हें येलो स्क्वायर बॉक्स में दिखाया गया है, और ऑरेंज वाला प्रायोरिटी सर्च एरिया है जहाँ सबसे ज्यादा सर्च ऑपरेशन किए गए हैं।
अप्रैल 2014 तक जो समुद्र के ऊपर सर्च ऑपरेशन चल रहे थे उन्हें बंद कर दिया गया, क्योंकि अब उसका कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि प्लेन अगर क्रैश किया होगा तो वो पानी के अंदर ही होगा। इसलिए समुद्र की गहराइयों में इसे ढूंढा जाने लगा और ये दुनिया का सबसे महंगा सर्च इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन बन गया। हफ्तों तक, महीनों तक, यहाँ तक कि सालों तक ये सभी इसी प्लेन की तलाश में डीप ओशन में इसे सर्च करते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। 3 साल बाद $160 मिलियन खर्च करने के बाद इन्होंने इस ऑपरेशन को बंद कर दिया। लेकिन इसके बीच एक अच्छी खबर ये थी कि जुलाई 2015 में इस प्लेन का पहला टूटा हुआ हिस्सा ढूंढा गया। रियूनियन नाम के आइलैंड पर डेब्री फ्लोट से ये टुकड़ा किनारे आया। ये आइलैंड मेडागास्कर के ईस्ट में मौजूद है। यहाँ प्लेन का फ्लैपरॉन मिला था। इसके बाद 2018 में ओशन इन्फिनिटी ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मलेशियन गवर्नमेंट के साथ। इसमें ओशन इन्फिनिटी का कहना था कि हम रिसर्च ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे और अगर हमें प्लेन नहीं मिला तो हम कोई भी फीस आपसे नहीं लेंगे। इसी शर्त पर यहाँ पर एक नया सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। असल में इनके पास बहुत ही एडवांस अंडर वाटर सर्विलेंस व्हीकल थे। ये पूरे ओशन की सतह को मैपिंग कर रहे थे। तो पता चला कि 7th आर्क यानी जिस एरिया में MS-370 को ढूंढा जा रहा है वहाँ समुद्र की गहराइयों में कई ज्वालामुखी हैं और कई पहाड़ियाँ भी मौजूद हैं। ये कंपनी भी महीनों तक सर्च ऑपरेशन चलाती रही, लेकिन इन्हें भी इस प्लेन का कोई भी टुकड़ा तक नहीं मिला। इसी बीच मलेशियन पुलिस ने भी एक इन्वेस्टिगेशन चालू की, ये पता लगाने के लिए कि कहीं किसी पैसेंजर या प्लेन में मौजूद किसी इंसान ने प्लेन को हाईजैक तो नहीं कर लिया। पुलिस सभी का बैकग्राउंड चेक करने में लग गई। इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने के बाद कुछ थ्योरीज पुलिस के द्वारा सबमिट की गई, जिसमें पहली ये थी कि अगर प्लेन रडार से गायब हुआ है तो कैसे हुआ होगा। या तो कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर आया होगा, या कोई टेक्निकल एरर हो जिस वजह से डिवाइसेस ने काम करना बंद कर दिया हो, या फिर किसी पैसेंजर या पायलट ने खुद से ट्रांसपोंडर को स्विच ऑफ कर दिया होगा, जिसमें कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह पर उंगली उठाई गई और ये कहा गया कि ये कैप्टन ने जानबूझकर इसे स्विच ऑफ कर दिया होगा और प्लेन को जबरदस्ती ले जाकर ओशन में क्रैश कर दिया होगा। लेकिन क्या वजह थी जिससे कैप्टन ऐसा करते? तो कुछ लोग कहते हैं कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। लेकिन ये सभी ज़ाहरी शाह पर ही क्यों बातें बन रही थी? असल में कुछ फैक्ट्स हैं जिस वजह से लोग उनके खिलाफ बातें बना रहे थे। इसमें पहला फैक्ट ये है कि एरोप्लेन खुद से यानी ऑटो पायलट से 180 डिग्री का टर्न यानी जो वियतनाम से मलेशिया की तरफ फ्लाइट टर्न हुई थी, ये खुद से नहीं हो सकता। ये एरोप्लेन के पायलट ही खुद से कर रहे थे। दूसरा फैक्ट ये है कि इस प्लेन को थाईलैंड और मलेशिया के बॉर्डर के बीच से उड़ाया गया था, जो कहा जाता है कि जानबूझकर ऐसा किया गया था ताकि दोनों के एयर स्पेस के रेडार से दूर रखा जा सके। और तीसरा सबसे खास फैक्ट है, ये कहा जाता है कि ज़ाहरी शाह के पास यानी घर में उनके पास फ्लाइट सिमुलेटर मौजूद है, जिसमें उन्होंने एक रास्ता अपने खेलने के लिए बनाया था, जो कि असल में उसी रास्ते से मेल खा रहा था जहां MS-370 चला गया था। अब ये सुनकर आप भी सोच रहे होंगे, ये तो क्लियर हो गया कि ज़ाहरी शाह ही गुनहगार हैं। लेकिन जो इस इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर इंचार्ज हैं, उन्होंने पूरी तरह से इस थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि काउंटर में इस थ्योरी के कई आर्गुमेंट्स थे। पहला तो ये है कि ये बहुत एक्सपीरियंस सीजन पायलट थे जिन्हें सभी रिस्पेक्ट करते थे। ना ही कोई फैमिली प्रॉब्लम्स थी और ना ही इनके कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी और ना ही इनका कोई पास्ट में इस तरह का बिहेवियर था। तो कोई भी रीजन ही नहीं था इन पर शक करने का। अगर कोई पायलट सुसाइड करने वाला था तो कोई बिहेवियर तो दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा उनकी पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ में कुछ भी नहीं था। इसलिए दूसरी थ्योरी उठाई जाती है जिसमें कुछ हाईजैकर्स प्लेन में मौजूद थे जिन्होंने ऐसा किया। जब इस थ्योरी पर बात चली तो 2 पैसेंजर्स पर शक गया। पहले पूरिया नूर मोहम्मद मेहरदाद और दूसरे दिलावर सैयद मोहम्मद रेजा। ये 2 ईरानियन आदमी थे और इन पर शक इसलिए गया था क्योंकि ये दोनों फेक पासपोर्ट के साथ ट्रैवल कर रहे थे। एक के पास एक इटालियन का चुराया हुआ पासपोर्ट था और दूसरे के पास ऑस्ट्रेलियन का चुराया हुआ पासपोर्ट था। ये दोनों पासपोर्ट थाईलैंड से चुराए गए थे। कहा जाता है कि ये दोनों लोग चुराए गए पासपोर्ट्स का इस्तेमाल करके यूरोप में सेटल करना चाहते थे। पहले इन्होंने बीजिंग तक की फ्लाइट ली थी, फिर बीजिंग से यूरोप तक की फ्लाइट लेने वाले थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि इनमें से एक की मदर हम्बर्ग जर्मनी में मौजूद थी जो इसका इंतजार कर रही थी। लेकिन इस थ्योरी को भी डिनाई कर दिया गया था क्योंकि इन दोनों के खिलाफ चुराए गए पासपोर्ट के अलावा कोई भी प्रूफ नहीं मिला था कि ये दोनों टेररिस्ट थे या किसी हाईजैक प्लान में शामिल थे। ये असल में सिर्फ यूरोप में सेटल करना चाहते थे और ये चीज इंटरपोल ने भी कंफर्म की है। इसलिए यहाँ तीसरी थ्योरी बताई जाती है। कहा जाता है कि MS-370 के पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो गए थे, जिसमें 2 पायलट भी शामिल थे। कह सकते हैं कि पूरा प्लेन बेहोश हो गया था और ऑटो पायलट पर ही चल रहा था। ऑटो पायलट में भी कुछ टेक्निकल खराबी हुई और जब तक फ्यूल खत्म नहीं हुआ तब तक ये प्लेन ऐसे ही उड़ता रहा। लास्ट में ये क्रैश हो गया। अब सवाल ये आता है कि ऑक्सीजन की कमी हुई कैसे? असल में इस पर अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कॉकपिट में इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से आग लग गई होगी, जिस वजह से कई सिस्टम काम करने बंद कर गए होंगे।
कुछ लोग कहते हैं कि कुछ एक्सीडेंट्स हुए होंगे इस वजह से अचानक से ऑक्सीजन की कमी हुई होगी। कुछ लोग यहाँ पर हाईजैकर्स पर ब्लेम करते हैं कि हाईजैकर्स ने यहाँ पर जबरदस्ती ऑक्सीजन की कमी कर दी होगी। कुछ लोग इस तरह का भी एग्जाम्पल देते हैं कि असल में यहाँ हुआ क्या होगा। ये प्लेन जैसे ही वियतनाम एरोस्पेस में गया, पायलट ने नोटिस किया कि कुछ सिस्टम में खराबी है, तो पायलट ने 180 डिग्री का टर्न लिया, यानी प्लेन वापस मलेशिया ले जाने की कोशिश की। जैसे ही प्लेन मलेशिया की ओर जाने लगा, तभी अचानक से कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई और सभी बेहोश हो गए। कई सिस्टम ने भी काम करना बंद कर दिया और प्लेन ऑटो पायलट पर ऐसे ही चलता रहा और मिलिट्री रेडार ने इस प्लेन को कैच किया और ऑटो पायलट ने अचानक से साउथ की तरफ टर्न ले लिया और ये नीचे जाता रहा इंडियन ओशंस की तरफ और ऑस्ट्रेलिया से करीब 2000 किलोमीटर दूर धीरे से समुद्र में क्रैश कर गया। शुरुआत में कुछ अजीब थ्योरीज भी उठाई गई, जैसे एलियंस ने इसे गायब कर दिया है या फिर यूएस मिलिट्री ने इस प्लेन को शूट कर दिया है और इसे छुपाने की कोशिश की जा रही है, या फिर इस जगह पर एक नया बरमूडा ट्रायंगल बन गया है। वैसे अगर आप इस बरमूडा ट्रायंगल को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप बरमूडा मिस्ट्री को जरूर देखें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे अब इस घटना को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन फाइनली 2022 में ऐसा प्रूफ मिला है MH370 का, जो हमें बता पाए कि ये कहाँ हो सकता है। रिचर्ड गॉडफ्रे, एक रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर का कहना है कि वो इस रहस्य के सभी राज जान चुके हैं। असल में इन्होंने रेडियो वेव्स के रिफ्लेक्शंस का इस्तेमाल करके एरोप्लेन के रास्ते का पता लगाया है। WSPR, वीक सिग्नल प्रोपेगेशन रिपोर्टर, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो असल में रेडियो वेव्स के रिफ्लेक्शन को पकड़ लेती है, यानी एक जगह से रेडियो वेव्स निकलती हैं तो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर कुछ वीक रेडियो वेव्स दूसरी जगह पर पहुंच जाती हैं और अगर बीच में से कोई ऐसे प्लेन गुजर रहा होता है तो नोटिस किया जा सकता है। तो उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है जो इन वीक रेडियो वेव्स के सिग्नल्स के द्वारा एरोप्लेन्स के रास्ते पहचान सकते हैं और उनकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग आज के दिन यह MH370 असल में 7th आर्क में इस जगह पर ही मिल सकता है और 4 किलोमीटर अंडर वाटर में है। अब आप बोलेंगे कि इस एरिया को पहले ही कई बार सर्च किया जा चुका है, पर हो सकता है कि उन्होंने इस खास एरिया को मिस कर दिया और जो दूसरा सर्च ओशन इन्फिनिटी ने इस एरिया को चेक ही नहीं किया था। लेकिन रिचर्ड अपनी कैलकुलेशन पर इतना भरोसा करते हैं कि इन्होंने 40 नॉटिकल माइल्स की एक्यूरेसी पर पिन पॉइंट कर दिया है कि जहाज इस जगह पर है। इनका क्लेम है कि 40 नॉटिकल माइल्स के एरिया को दोबारा सर्च किया जाए, MH370 यहीं पर मिलेगा। अब पुराने एरिया से बहुत ही छोटा एरिया हो गया है सर्च करने के लिए, जो हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। एक ड्रिफ्ट एनालाइज भी कंडक्ट कराई गई थी ओशंस करंट को देखकर कि प्लेन उस एरिया से क्रैश किया होता, ओशन के साथ फ्लो करके किन जगहों पर गए होंगे। और इस ड्रिफ्ट एनालाइज के अकॉर्डिंग कुछ टुकड़े असल में मेडागास्कर तक और उसके आसपास के आइलैंड तक पहुंचे होंगे, जो कि सच में पाए भी गए हैं। आज तक 27 प्लेन के हिस्से मिल चुके हैं। ये सब दुनिया के अलग अलग आइलैंड्स पर मिले थे और ये ड्रिफ्ट एनालाइज रिचर्ड के कैलकुलेशन से भी मैच करती है। तो कह सकते हैं कि आने वाले टाइम पर हमें इस रहस्य का राज पता चल जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।